भूरानंद बाबा जो नर्मदा तट के बहुत बड़े संत हैं, उनकी भी आप पे असीम कृपा हुई है और उनके साथ भी आपके बहुत सारे किस्से हैं। और वो ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे, लेकिन आपको बोला था कि रवि ये चमत्कार मेरे जाने के बाद ही लोगों के सामने प्रकट करो। तो भूरानंद बाबा के बारे में हमें जानकारी चाहिए, बता दा। भूरानंद बाबा के बारे में कहूँगा तो पहले तो बताऊँगा कि हमारे भक्तराज महाराज जी है, इनके गुरु भाई थे। जी आनंदानंद साई जी के दो शिष्य जी भूरानंद बाबा और भक्तराज महाराज जी। जी ये बचपन से ही आनंदानंद साई जी के साथ रहे। कम से कम 12-13 साल के उम्र से जी आनंदानंद साई जी के साथ में रहते थे। लेकिन उस समय मेरा जन्म नहीं था। जी लेकिन जब भी भूरानंद बाबा मोरटक्का के आश्रम में आते थे, जी। सदगुरु सेवा सदन आज मोरटक्का में जो आश्रम है, जी भक्तराज महाराज जी द्वारा निर्मित किया जी हुआ, जी आते थे। और मैं छोटा ही था जब भी। जी ये सब किस्से मेरे बचपन के ही है। बिल्कुल। तो एक दिन मुझे उनको क्या लगा कि बोले चल रवि आज कुटिया पे चलते हैं। उनकी कुटिया पे। उनकी कुटिया मेहता खेड़ी ग्राम में उनकी कुटिया है, मेहतागढ़ तो सामने ही है। सामने ही जी है मेहता खेड़ी। तो चलो मैं हाथ पकड़ के नर्मदा माई को क्रॉस करते हम पैदल 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 रात को पहुँचे। जी रात को उन्हें खाना वाना खिलाया, भोजन करवाया। और भोजन करने के बाद में बोले सो जा। जी अंदर एक रूम था, रूम में सोया। सोने के बाद में रात को 10:30-11 बजे, क्या मालूम नहीं उस समय क्या होगा, लेकिन रात हो गई थी। जी तो ऊपर पत्रे का रूम था। जी तो पत्रे के ऊपर जैसे पत्थर गिरते हैं ना, 5-5 10-10 किलो के, जी जी ऐसे बड़े बड़े आवाज़ आ रहे थे। मैंने कहा कि नीचे आ रहा पत्थर, ऐसा इतना बड़ा बड़ा आवाज़। तो मैंने कहा बाबा ये क्या इतना आवाज़ कैसे आ रहा है? अरे बोले भूत लोग परेशान करते हैं। हे भगवान। जैसे उनने भूत बोला, मैं उनके बिल्कुल बदन से चिपक गया। बोला अब मेरे को घर छोड़ दो। बोला अभी नहीं, सुबह छोड़ूंगा। बोले रोक, मैं इनको समझा के आता हूँ। तो बाहर आए और उन्होंने बोला देखो आज बातचीत नहीं होगी, मेरा बच्चा सो रहा है, कल आके बात करना। किनसे कहा उन्होंने ये? भूतों से। ओ जो पत्थर गिरे थे धड़ाधड़ धड़ाधड़, यानी एक साथ में 100-200 पत्थर वो पत्थर के ऊपर। बाप रे। यानी अभी इतना 4 किलो का 5 किलो का जो भी इतना बड़ा बड़ा वजन का है तो पत्थर गिरेगा जी जी वो तो पत्थरे टूटेंगे, ऐसा आवाज़ आता था। लेकिन पत्थर थे नहीं, जी जी सिर्फ जी। आवाज़। तो उनने जैसे जाके बाहर बोला कि मेरा बच्चा सो रहा है, कल आके बात करेंगे। फिर वो अंदर आए। मैंने कहा आपसे क्या बात करते? बोले सवाल जवाब करते रहते। हाँ हाँ। किसी को मुक्ति चाहिए रहती, किसी को कुछ चाहिए। मैं मेरा काम करूँ कि इनको मुक्ति देते बैठूँ, तू सो जा। बोले ऐसा करके हमने सुबह उठा। सबसे पहले मैंने कहा कि बाबा जी मेरे को घर छोड़ दो। रात का भूतों का मुझे इधर से मुक्ति चाहिए। भूतों का किस्सा सुना। हाँ नहीं बोले अपने को नहीं परेशान करेंगे। तो ऐसा एक भूरानंद बाबा का ये भी किस्सा है बचपन का। और एक रेडियो वाला किस्सा है। रेडियो का किस्सा, भूरानंद बाबा जी के किसी शिष्य ने उनको मर्फी का एक रेडियो ला के दिया। उस उस जमाने ज़माने वाला। में, जी उस ज़माने में मर्फी के रेडियो रहते थे। जी और उनको एक नंदा जी बेहरा जी सुनने की आदत थी, कुछ गाने आने सुनने का। तो उनको ये नहीं, लेकिन वो शाम के टाइम में निमाड़ क्षेत्र में नंदा जी बेहरा जी करके कार्यक्रम लगता था शाम को 5 बजे रेडियो पे। रेडियो जी। पे। वो 2-3 महीने तो अच्छा चला। और मेरा आश्रम से जाना रहता ही था। 2-4 दिन में भूरानंद बाबा से नहीं मिले तो मेरे को भी बेचैनी होती थी जी जी कि नहीं जाना है, बाबा से मिलना है, टिक्कड़ खाना है, ये मेरी इच्छा रहती थी। जी बाकी उनसे कुछ लेना देना कुछ नहीं, जी उनके पास जाके टिक्कड़ खाना यही मेरा काम था। जी कारण नर्मदा जी के किनारे टिक्कड़ ही प्रचलित है। जी जी। दाल टिक्कड़, दाल टिक्की। दाल टिक्कड़ प्रचलित है। बस वो उनके हाथ का खाने का जो टेस्ट मिलता था, जो स्वाद मिलता था, वो आज तक मेरे को वो तो मिलेगा अभी भी तक नहीं। नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। जी। तो रेडियो दिया था। रेडियो दिया, वो बंद पड़ गया। 2-3 दिन के बाद में मैं गया। हाँ। बोले रवि ये रेडवा बंद पड़ गया। रेडवा। रेडवा उनकी भाषा में बोले रेडवा बंद पड़ गया। तो मैंने कहा क्या करूँ? बोले मैं कहता हूँ ऐसा कर। तो मैंने कहा बोलो। बोले इसके सेल निकाल दे। तो अच्छा। मैंने सेल निकाल के रख दी, 2 सेल थे, निकाल के रख दिए। बोले इसको है ना नर्मदा जी में ले जा हाँ और 3 डुबकी लगाना। मैं इधर से हाथ ऊंचा करूँगा जब 1 डुबकी, हाँ 2 बार किया तो 2 डुबकी, हाँ। 3 बार किया तो 3 डुबकी। रेडवा लेके। रेडवा लेके। मैंने कहा बाबा ये रेडियो लेके मैं नर्मदा जी में गया, ये है उतना भी नहीं चलेगा, बंद पड़ जाएगा ये। नहीं नहीं तेरे को नहीं मालूम, नर्मदा जी में अच्छे अच्छे कारागिर है, बोले वो इसको ठीक कर देंगे।
मैंने कहा नर्मदा जी के पानी में ऐसे कोई कारागिर रहते हैं, आप कुछ भी बात करते बाबा। अरे तू जा तो सही बोले। मैंने कहा मेरे को भूख लग रही है, आप टिकट बना के रखो, या आपका काम मैं करके आता हूँ। मैं गया, थोड़ा दूर थी, नर्मदा दूर है वहाँ से। गया, उनने हाथ ऊपर किया एक, तो मैंने सर के ऊपर रेडियो रखा और एक डुबकी लगाई, फिर खड़ा हुआ, फिर उनने फिर हाथ ऊपर किया, फिर 2 डुबकी, ऐसे 3 डुबकी लगवाई उनने। और आके बोले ये टपरे पे डाल दे, इन्हें पतरे को टपरा कहते, ये टपरे पे रख दे बोले। मैंने रख दिया। और ऐसा करने के बाद में हमारा समय कैसा, बातों में कैसा बीता मालूम ही नहीं पड़ा। 5 बजे और नंदा जी बहरा जी लगते थे, ये उनको मालूम था, वो धूप देख के बता देते थे कि समय कितना हो गया। और हमें तो उसका कुछ मालूम ही नहीं था। जा बोले वो रेड वाले क्या, उसमें नए सेल डाल। मैंने कहा वो तो बंद पड़ गया होगा बाबा, भाई तू ला तो सही। तो मैं गया, उठाया रेडियो, उसमें नए सेल डाले। बोले अभी चालू कर। अभी मेरे को हंसी भी आ रही थी कि इनसे क्या बोलूँ मैं, कि चालू होगा नहीं होगा मालूम नहीं। मन में बहुत सवाल उठ रहे थे जी कि ऐसे भी कोई संत रहते, नर्मदा जी में रेडियो लेके जा और डुबकी लगा के ला और वो चालू हो जाएगा, अंदर कारागिर रहते हैं ना। मन में मेरे सवाल उठते रहते, लेकिन बोल नहीं पाता था मैं। जी मन में विचार तो बहुत आते थे। और वाकई में 5 बजे जब चालू किया तो उस समय रेडियो में से क्लियर आवाज़ आया कि आप अभी नंदा जी बेहरा जी सुनेंगे। ओ माय गॉड, ये रेडियो का किस्सा है। जब मैं खुद दंग रह गया उस समय कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनने कहा कि मैंने कहा था ना तेरे को, माई के अंदर अच्छे अच्छे कारागिर हैं। लेकिन उनने ये नहीं कहा, ये अपने को समझाने के लिए मेरे को कहा, लेकिन वास्तविक में चमत्कार कुछ और ही होगा, जी उनको दिखाना कुछ और होगा। लेकिन उनने बताया कि नर्मदा माई कुछ भी कर सकती है। क्या बात है। तो ये एक ऐसा रेडियो का भी उनका किस्सा था। और एक शेख साहब का किस्सा है। शेख साहब का किस्सा ऐसा है कि हम नर्मदा माई की जब शूटिंग का कार्य कर रहे थे जी तो मोरटक्का के सामने नावघाट खेड़ी करके गांव है जी वहाँ पे सुंदरदास जी महाराज जी का आश्रम है जी। और सुंदरदास जी महाराज और भोरानंद बाबा एक समय में पहले मेहता खेड़ी में दोनों एक साथ रहे अच्छा कुछ समय तक। जी तो वहाँ पे कोई एक बड़वाए ग्राम से शेख साहब करके कोई आते थे, इनके भगत, और वो चाहते थे कि हम इन दोनों संतों की सेवा करें। जी। लेकिन उन्हें सेवा शेख का होके भी वो सेवा हाँ करते सेवा थे। भाव था उनका। जी तो सेवा का कुछ इनको मिले। तो सेवा भाव में एक बार क्या हुआ कि कभी इनको सेवा मिलती नहीं थी, ये जब भी आए कुछ नहीं, इनका सब काम हो जाया करता था। तो एक दिन ये दोनों नहाने जा रहे थे, जी तो इनने मन में सोच लिया आज तो इनकी मेरे को लंगोट धोने को मिल जाएगी। जी। तो ये बड़ा खुश हो गए। हम्म। और ये जैसे गए नर्मदा जी के पास में, इन दोनों ने क्या कहा मालूम नहीं, सुंदरदास जी महाराज सीधे नर्मदा जी के ऊपर से उस पार ऊपर से, और भोरानंद बाबा दोनों तरफ मैया ने उनको रास्ता दिया, वो उस पार। ये कुछ ही समय का खेल था, यानी ऐसे कोई बहुत समय तक खुली रह गई या दोनों तरफ से दिख रहे ऐसे। ये उस शेख ने देखा आंखों से, उसकी आंखों से। ये मेरा किस्सा नहीं है, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि शूटिंग के दौरान जब हम गए थे तो सुंदरदास बाबा जी के जो उत्तराधिकारी थे जी बालकदास जी महाराज, जी बालकदास जी महाराज से जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो उनने बोरानंद बाबा का नाम लिया। तो बोले हम पहचानते, बोले फिर हमारी बातचीत हुई तो बोले सुंदरदास जी महाराज जी और बोरानंद जी एक साथ रहते थे। मैंने कहा ये भी मुझे मालूम है। जी। तो बोले आपने अभी इतना बताया है तो इनका किस्सा ही बता देता हूँ। इनके पास बोले एक शेख आता था, उसके हाथ की लिखी हुई किताब आज भी मेरे पास में है। शेख के हाथ की लिखी हुई किताब। तो वो किस्सा पूरा लिखा हुआ हमने पढ़ा बाप रे। कि ऐसा ऐसा हो गया था। लेकिन दोनों संतों ने क्या कहा कि हम जब तक जिंदा हैं ये बात किसी को मत बताना, या हमारे जाने के बाद भले ही बता देना, लेकिन जब तक जिंदा है किसी को बताना मत। और उसके बाद में सच में उनने भी किसी को बताया नहीं, लेकिन वो लिख के चले गया। तो किताब हमें मिली तो ये किस्सा मुझे मालूम पड़ा। ये मेरा किस्सा नहीं है, लेकिन मैंने देखा, फैक्ट है कि वो शेख साहब के हाथ के लिखा हुआ समय है की लिखी हुई किताब और आपने। हमारे कैमरे में वो कैद है, ओह उसको हमने शूट किया है पूरा। जी। तो एक शेख साहब का ऐसा भी किस्सा था। और क्या किस्से बाबा के? भोरानंद बाबा की तो बहुत किस्से मेरे पास, बचपन ही मेरा उनके साथ में गया। क्या बात है। उनका एक बार उनकी कुटिया थी जी 72 या 73 के बाढ़ में, नर्मदा जी के बाढ़ में, मेहता खेड़ी में ही? मेहता खेड़ी में। जी वो जो आश्रम था छोटा सा जी। वो टूट गया था। जी
टूटने के बाद ऊपर का जो गुम्मच रहता है पतरे का, वो गिर के पीछे गिर गया था। जी। और पीछे गिरने के बाद में उनने उनको रिपेयर नहीं किया। अच्छा। उसमें से मट्टी निकाली और उसी मट्टी में मट्टी निकाल के बस रूम बना ली। रूम बोले तो एक आदमी आराम से सिर्फ सो सकता है, एक ही आदमी, ओके। दूसरा नहीं। अच्छा। दूसरा बैठे भी तो बैठ भी नहीं सकता, ऐसे उनने कुटी बना के रखी थी। जी। और अंदर उनका दोना रहता था, दोना अच्छा बड़ा था, अच्छा। दोना अंदर चलते रहता था। तो मेरे को बोला, मैं जाते ही रहता था हमेशा, बोले रवि थोड़ी 4 लोगों को बैठने की जगह करेंगे अपन। अभी वो टीले थे सब मट्टी के। तो मैंने कहा क्या करना? बोले इसको खोद के निकालो। तो मैंने कहा कौन कौन निकालेगा? बोला तू है, वो कार का लड़का आएगा और वो अशोक आएगा, तुम तीनों मिलके करो रात में काम। जी। जी। तो मैंने कहा ठीक है करते। ऐसे 8-15 दिन हमारा थोड़ा थोड़ा रोज़ काम शुरू हो गया। तो एक 5-7 लोगों को बैठने की जगह हमने खोद के उसको प्लेन करके बना दी। और जिस दिन आखिरी दिन हो गया बनाने का, रात को 1:30-2 बज गए थे, हम थक गए थे बहुत, तीनों जी। जने। वो दोनों तो चले गए घर, मैं और बाबा जी बोले सो जा यहाँ। तो मैंने कहा कहाँ सोऊंगा? बोले बोरी उठा के ला। हाँ। बोरी यानी गेहूँ की बोरी या फिर शक्कर की बोरी। जी। जी। और सर के नीचे मेरे को मैया के किनारे का पत्थर दे दिया, जी। सो जा। बोले पास में, मेरे बिल्कुल पास में बैठा के सुलाया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। वो भी सो गए, मैं भी सो गया। 1-1:30 बजे 2 बजे सोया होगा, मेरे को खट से उठा दिया उन्होंने। उठ बोले। मैंने कहा बाबा जी अभी तो सोया हूँ, क्यों उठा रहा हो? सामने देख। बोले क्या दिख रहा है? हाँ। जब सामने देखा मैंने तो कम से कम 15-20 फुट के साधु, पूरे हाइट? साधु हाइट। ओ। कारण मेरे को सामने से नर्मदा मैया के उस पार ओ हो। मेरे को क्लियर दिख रहे थे वो। ओ। तो हो सकता है उनकी हाइट तो उतनी होगी ना, 15-20 फुट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कारण इसका अंदाज मुझे कैसा लगा हाँ। कि शूटिंग के दौरान जब हम अमरकंटक गए थे, जी। तो कपिल मुनि का जो ऋषि है, कपिल ऋषि है, जी। उनके चरण कमल की साइज आज भी 1.5 से 2 फुट की है। ओ माय गॉड। जी। वो देखी हुई है और है अभी भी। जी। तो ये साधु मेरे को सामने से बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे। बाप रे। और पूरा सोने का, यानी सोने की जैसी मूर्ति रहती है ना, वैसे के वैसे ही। कमंडल भी सोने का, उनकी लकड़ी भी वो सोने की, पूरी ऐसे चमक रहे थे बिल्कुल। और नर्मदा जी में डुबकी लगाए 3 बार, ऐसे उनने भी डुबकी लगाई और वापस चले गए। तो मैं सब देखते रहा हूँ, इनसे भी कुछ नहीं बोला, उनसे भी। मैंने कहा ये क्या था? बोले साधु है। बोले 50 कोस रोज दूर से आता है। बोले 50 कोस कोस दूर से दूर से रोज नहाने आते हैं। तो मैंने कहा बाबा 50 कोस तो बहुत दूर हो गया। बोले वो वायु रूप से आ जाते। बोले अभी उस समय मुझे वायु रूप क्या था ये भी मालूम नहीं। मैंने हाँ में हाँ कर दी, फिर सो गए। सोने के बाद फिर थोड़ी देर से 3-3:30 बजे फिर उठाया। हाँ। उसके बाद में बोले उठ। मैंने कहा अभी तो उठाए बाबा, अब क्या है? मैंने ऐसा में आप बोलते थे बाबा को? बिल्कुल प्रेम भी उतना ही करता था, झगड़ता भी उतना। अभी तो सोया हूँ। मैंने कहा क्या है? बोले सामने देख। हाँ। तो वहाँ पे 3 नीम के झाड़ है आज भी, अच्छा। मेहता खेड़ी में। जी। जी। वो नीम के पत्ते के ऊपर, एक एक पत्ते के ऊपर ऐसा हीरा चमकता है, ऐसे चमक रहे थे पूरे पूरे पत्तों पे, दोनों तीनों झाड़ों पे। ओ। तो मैंने कहा बाबा इतने जुगनू कहाँ से आ गए? जी। जुगनू चमकते हैं ना रात में। तो मैंने कहा अभी तो जुगनू का सीजन भी, जुगनू का। बोले जुगनू नहीं है, बोले साधु संत बैठे, बोले सब दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म रूप में ये साधु संत बैठे। मैंने कहा साधु संत ऐसा क्यों? तो बोले इनको नीचे बैठने के लिए जगह नहीं, इसलिए सूक्ष्म रूप में आके यहाँ बैठे। नीचे बैठने के लिए नीचे बैठने को जगह नहीं, ये उस समय मुझे बुरानंद बाबा ने कहा हुआ और किस्सा जगह है। क्यों नहीं है? और मैं लाइव देख रहा हूँ उसको, ये अच्छा। साधुओं को। तो बोले इतने करोड़ों साधु संत आज भी नर्मदा जी के किनारे तप कर रहे कि इनको बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए सूक्ष्म रूप में आके बैठ के यहाँ पे बैठे। बोले तो ये भी देखा मैंने। ये देखने के बाद उसी रात को फिर मेरे को उठाया। 3 किस्से उस रात को उन्होंने दिखाए मेरे को। जी। यानी रात भर मेरे को सोने ही नहीं दिया। जी। सिर्फ सोने का मेरे को बहाना बना दिया, सो जा, सोने नहीं दिया। जी। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर उठाया। बोले जा अंदर से जो तेरे को चाहिए लेके आ, जो चाहिए ले ले। तो धोने के पास में एक उनकी पेटी रहती थी जी। लकड़ी की पेटी में मैं देखता था उस समय डालडे के डब्बे आते थे, जी। उसमें चाय शक्कर रहती थी। चूहे खाए नहीं इसलिए वो लकड़ी की पेटी में रखते थे। जी। कुछ अनाज किसी ने दिया होगा तो वो रख दिया, दाल चावल आटा रखते थे। जी। ये मैं देख चुका था। ठीक है।
तो बोले पेटी में से तेरे को जो चाहिए वो ले ले। तो मैंने कहा अभी रात को क्या चाहिए, जाके तो देख। बोले मैं अंदर गया और वो पेटी खोली, अभी अंदर क्या था ये मुझे मालूम था कि अंदर क्या है, शक्कर और ये सब। और ये सब डिब्बे होंगे, अब इसमें से क्या लूँगा मैं, लेकिन इनने बोला है तो चलो जाते हैं। अंदर गया और जैसे ही मैंने पेटी खोली तो पूरी पेटी हीरे जवाहरात मानकों से पूरी भरी हुई लबालब। मैंने बंद कर दिया उसको, घबरा गया मैं। देखा तो सब मैंने कि पूरा ध्यान से देखा, ये सब तो दिख रहा है, हीरे जवाहरात ही दिख रहे, कारण उसके पहले वो काजू का ये दिखाया था साधु का, जी जी सूक्ष्म जी, रूप में बैठे वो हीरे जैसे चमक जुगनू रहे थे। चमक रहे थे सब। ये सब पूरे देखे मैंने बंद करके वापस आया। मैंने कहा उसमें तो बाबा सब वो हीरे जवाहरात दिख रहे, तो इसीलिए तो भेजा मैंने तेरे को, तो जो चाहिए ले ले। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बोले तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ले जा। बोले मैंने कहा नहीं। तो क्या चाहिए? मैंने कहा बस आपके चरणों के पास ही रखो, बाकी कुछ नहीं मांगा मैंने। और आज उन्हीं की कृपा है कि उनने उस समय जो बताया था मेरे को नर्मदा जी के बारे में, उसका 40-45 साल के बाद कि नर्मदा जी पे कुछ काम करना चाहिए, इसकी नींव मेरे को सुब्रहानंद बाबा ने बचपन से ही डाल दी थी, जो आज मेरे काम में आई है और आ रही है। आज नर्मदा जी का जितना भी 12-15 साल में जो काम हुआ है, वो जब किससे आज मुझे कुछ अचंभा नहीं लगता। ऐसा कुछ हो जाता है मेरे साथ में तो मुझे कुछ अचंभा नहीं लगता है, अरे बचपन में देख चुके ये तो। यही समय, सही समय है कि मैं दर्शकों को बता दूं कि रवि दादा ने 8 साल अपने खुद के पैसे से नर्मदा मैया की पूरी परिक्रमा और पूरे परिक्रमा के जो भी तीर्थाटन और तीर्थ स्थलों की शूटिंग की है। और ऐसे ऐसे दुर्लभ सब तीर्थ है जो अभी आज बचे भी नहीं है, बहुत सारे पानी के अंदर चले गए हैं। और ऐसे ऐसे संतों के भैया ने रिकॉर्डिंग किए हैं। ये नर्मदा पुराण में जो भी तीर्थ स्थान बताए गए हैं, उन सभी जगहों पे रवि भैया ने जाके शूटिंग करवाई है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि, ये बहुत बड़ा कार्य 8 साल 10 साल रवि भैया से माँ नर्मदा ने खुद करवाया है। और उसकी नींव जो है वो बाबा ने और सभी संतों ने उस वक्त रखी थी कि आगे जाके भैया को ये काम करना है। यही सच है। और मेरे ख्याल से भैया वो आपकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। हाँ बहुत परीक्षा ले उन्होंने, किस्से तो उनके बहुत है मेरे पास, लेकिन जो खास खास थे वही बताए मैंने। जी उनका तो एक, उस समय में लाइट नहीं थी, जी छोटे गांव में, खेड़े गांव में लाइट नहीं रहती। जी 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 तो उनको किसी ने बता दिया कि आप बाबा बिजली के 2 खंभे लगा लोगे तो आपको लाइट आ जाएगी। जी। तो ये उनके दिमाग में आ गया। वो मैं गया उनके पास तो बोले रवि अपने को लाइट लेना है। मैंने कहा बाबा खंभे नहीं है, लाइट कहाँ से आएगी? तो बोले वो पड़वाया में जो इंजीनियर है, बोले साहब है, जी उससे जाके मिल, वो काम करेगा। मैंने कहा ऐसे बिगर पैसे के कोई काम करेगा? लेकिन वो 2-4 महीने मेरे पीछे ही लग गए। मैं जब भी जाऊँ मेरे को बोले खंभे के मेरे पीछे लग जाए। मैं और मेरा एक दोस्त था अशोक पुराणिक करके, आज भी है मेरा दोस्त ही है वो भी, उनकी भी खेती वहीं थी। तो मैंने कहा यार अशोक भाई क्या करने का? तो मेरे को अभी जी उनकी गद्दी पे जो है परमानंद जी महाराज करके, जी जो मेरे गुरु भाई दिलीप भाई करके, जी जी जी। तो उनने मुझे उस समय में जब मेरे पास दाढ़ी भी नहीं थी, मूछ भी नहीं आई थी, मेरे को जापान का एक रेज़र ला के दिया। बोले रवि इसको बेच दे। बोले हाँ। ये मैंने 800-850 रुपये में लाया उस समय, यानी 70-75 से 80 के बीच की बात होगी। बाप रे। तब मेरे पास दाढ़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मैं मेरे को क्या समझता था। मैं गया दुकान पे, मैंने बेच के मैंने कहा ये साहब को पैसे दे देंगे। जी वो कुछ भी करे बेचा ही नहीं जाता था, कारण उस समय 800-900 रुपये बहुत हो जाते थे। बिल्कुल। तो मैंने उसको वापस 8-10 दिन हमने कोशिश की, दोनों ने मिलकर, जितना हमारा परिचय था, नहीं बिका। मैंने ला के उसको रख दिया। रखने के बाद फिर बाबा ने जब मेरे को बात बताई, वो साहब से मिल, काम करेगा वो। फिर मेरे एकदम ध्यान में आया कि अपने को दिलीप दादा ने ये चीज़ दी है, वो साहब को दे देते, कारण इतनी महंगी चीज़ तो वहाँ पे बड़वाए में मिलती ही नहीं थी। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन उसका बैटरी के ऊपर का रेजर था। जी आज के ज़माने में वो कॉमन है, जी लेकिन ये बात मैं 50 साल पहले की बता रहा हूँ। बिल्कुल। और अच्छा था, मैंने देखा भी उसको, 2-3 महीने मेरे पास में ही था। तो साहब से बोला, मैंने कहा साहब कुछ भी करो, 2 खंभे की व्यवस्था कर दो, हमारे गुरु महाराज जी रोज़ परेशान करते हैं। जी तो बोले कौन से? मैंने कहा बुरानंद बाबा जी। हाँ बोले मैं जानता हूँ उनको।
बोले खंबे कैसे देंगे? तो मैंने धीरे से अपने जेब में से रेज़र निकाल के उनके टेबल पे रख दिया। अभी रिश्वत नहीं कहेंगे उनको, लेकिन मैंने कहा ये रेज़र है मेरे पास, तो मैं तो स्कूल में पढ़ने वाला, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, किसी मेरे भाई ने ये रेज़र दिया है, ये बिक भी नहीं रहा है, आप चाहो तो इसे रख लो, आपकी दाढ़ी वाड़ी सब हो जाएगी अच्छे से, और बाबा का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा, 2 खंबे की व्यवस्था हमको कर दो। बोले आप हमें रिश्वत दे रहे हैं। मैंने कहा रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, सेवा है आप चाहो तो रख लो, नहीं चाहो तो मत रखो, लेकिन खंबे दे दो आप। जी। तो बोले ठीक है, बोले मैं कोशिश करता हूँ, 2 दिन के बाद आना। जी। फिर हम आए वापस, हमारा वही काम, स्कूल कम जाना और बाबा के यहाँ बाबा ज़्यादा के जाना। साथ आश्रम में खेलना ज़्यादा। गया, क्या हुआ खंबे का? मैंने कहा बाबा 2 दिन के बाद बोला है। अच्छा परसों आना बोले तूने, सुबह आ जाना जल्दी। मैंने कहा हाँ। हम दोनों गए, वो बड़वाए से आए, मैं इधर से गया। उन्हें टाट की जो बोरी रहती जी, बोरी के नीचे से 200 रुपये निकाले कोरे, बाबा ने जी। 100 के 2 नोट निकाली कोरी, और हमने उस टाइम में रख ली। बोले 200 रुपये रखो और आज खंबे लेके आना। जी। तो कैसे भी करके उन्होंने, बोले बड़वाई के पास में 1 और 2 किलोमीटर में गांव है कोई सा, मैं अभी उसका नाम भूल गया, वहाँ पे 2 खंबे पड़े, बोले हाँ वो ले जाओ बोले आप। ओके। तो मैंने कहा वो कैसे ले जाएंगे? बोले बैलगाड़ी से ले जाओ। हाँ तो बैलगाड़ी से पूछा तो वो तो ज़्यादा पैसे बोलने लग गए। ओके। अच्छा सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं। जी तो बोले मैं क्या 120 रुपये ऐसा कुछ तभी लूँगा उस समय, जी कारण नर्मदा जी के घाट पे लाना था उसको। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है। हम सुबह सुबह मुरानंद बाबा जी के पास में गए, जी उनने उनके बोरी के ऊपर बैठते थे वो हमेशा, बाकी गद्दी रजे वगैरह कुछ रहता ही नहीं था। जी जी उनके वो बोरी के नीचे, बोरी के ऊपर ही सोना, बोरी के ऊपर ही बैठना। उनकी बैठने की भी एक अलग ही स्टाइल रहती थी, जी वो फोटो में दिखेगी आपको। जी। उसमें से नीचे हाथ डाला और 200 रुपये के 100 के नोट कड़क निकाले, अच्छा। बिल्कुल है ना, घड़ी भी नहीं पड़ी थी ओ उसकी, वो अपने जेब में रख लिए और बोले ये 200 रुपये लेके जाओ और आज खंबे लेके आना, और यदि खंबे नहीं आए तो वापस कुटिया पे आना मत, आए तो टांगे तोड़ दूंगा। और उनका वाकई में स्वभाव भी ऐसा ही था वो, कि जो बोल दे वो कर देते थे। जी। बोले वापस कुटिया पे आना मत। मैंने कहा बाबा खंबे नहीं आए तो हम क्या करेंगे? मुझे मालूम नहीं, आज खंबे आना चाहिए। कहा ठीक है हम जाते हैं। मैंने कहा अभी जैसा होगा होगा। अशोक भाई बोले बाबा तो बहुत गुस्सा हो गया आज। तो मैंने कहा हो गए तो हो गए, चलो। मैंने कहा फिर हम गए वो साहब के पास में, साहब जी को हाथ जोड़े। मैंने कहा आज कुछ भी करके हमको खंबे दे देना, इलेक्ट्रिक के खंबे। जी। तो बोले अभी तो यहाँ नहीं है, वो बड़वाई के पास में है। मैंने कहा जहाँ से भी होगा हम ले लेंगे। तो बोले मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे जाओ। उनने एक चिट्ठी लिख दी, उस टाइम में फ़ोन वगैरह कुछ नहीं थे। जी। चिट्ठी लिखी और उस पर बोले इनको 2 खंबे दे देना। जी। तो हमने फिर बैलगाड़ी पकड़ी। जी। बैलगाड़ी वालों को कुछ उसमें से 200 रुपये में से उसका किराया ठहरा, तो उसको पैसे दिए। जी। वो 150 की 160 कुछ तो भी बोला, हमारा 150 के आसपास उसका ठहराया हमने। दूर से लाना था, वजन थे खंबे के, जी। और 4 आदमी उठा के लगने के, इसलिए 100-150 रुपये का जो भी उस समय का खर्चा था वो खर्चा था था। दिया। जी खंबे जैसे तैसे करके, और हमको दिन भर से कुछ खाया नहीं था, जी। भूख भी लग रही थी। फिर हमने 5-10 रुपये का उसमें से खाया भी, बाबा के पैसे से। का पैसे थे किसके पास, पूरी पैसे में से खाया। जी। अभी बचे कुचे जो भी पैसे थे तो घाट के ऊपर ले जाना थे, कारण बारिश के सीजन में मेहता खेड़ी में बैलगाड़ी जाने का भी साधन नहीं रहता था। ओ उस समय पैदल ही जाया करते थे लोग, जी और बैलगाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती थी। जी जी जी। तो हमने सोचा कि नर्मदा जी के नाव घाट खेड़ी में, यानी उत्तर तट पे, वहाँ तक बसेस आती थी। पुराने समय में वो बस लाने ले जाने का रोड था जी। जो छोटा पुल टूटा हुआ आज दिखता है नर्मदा जी पे, वहाँ से नाव से बस उस पार जाती थी। तो वहाँ तक तो हम लेके आए। फिर उसका किराया ठहरा, उसको भी किराया 200 में से वो पूरे कंप्लीट हो गए, 40 रुपये कुछ तो भी लिए उसने ऐसा। तो उसने जैसे ही खंबे रखे, और बारिश का दिन था तो नाव बड़ी थी लेकिन वो पानी बढ़ने लग गया। तो बोले भैया खंबे तो आज नहीं ले जाऊँगा। रात के 9-9:30 बजे समय, ऊपर से बारिश गिर रही, हमारे पास रेनकोट नहीं, टोपी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही दिन भर घूम रहे। तो मैंने कहा, तो हमारा दोस्त बोले आप क्या करेंगे रवि? मैंने कहा खंबे आ तो गए। मेरे बचपन से दिमाग ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता था कि हाँ आ गए खंबे।
तो बोले बाबा जी को क्या बताएंगे? मैंने कहा तो चलो जो होगा सो देखेंगे। तो उसी रास्ते से हम पैदल 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 पूरे कीचड़ में 1.5-2 घंटे के बाद में हम बाबा जी की कुटिया पे पहुँचे। ओ माय गॉड। और कुटिया पे जैसे ही पहुँचे तो पीछे जैसे आए बोले रवि आ गया क्या? मैंने हम अंदर भी नहीं गए थे, बाहर से ही आवाज़ दे दिया। मैंने कहा आ गए। खंबे आ गए? अंदर से ही पूछ रहे। मैंने कहा हाँ आ गए। तो मेरा दोस्त बोला झूठ क्यों बोलता है? मैंने कहा आ गए खंबे, चल तू। पाँव धोले? बोले पानी रखा है, बाल्टी में बाहर पानी रखा था, पाँव वाँव धोए। अंदर आके बैठे, भूख लग रही थी ज़ोर से। बोले पहले खाना खा लो। मैंने कहा बाबा पहले किस्सा सुन लो आप, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ? बोले खंबे नहीं आए। मैंने कहा खंबे आ गए हैं, नर्मदा जी के किनारे पे है, लेकिन बारिश के कारण नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ने से नाव वाले ने नहीं बोल दिया, नाव घाट नहीं आ सकते, हाँ यहाँ तक नहीं ला सकते, लेकिन नर्मदा जी के किनारे पे खंबे आ गए। जी। चल कोई बात नहीं, खंबे लाया ना? हाँ। वो कड़क आवाज़ में बोलते थे। मैंने कहा हाँ लाया हूँ, चल खाना खा ले। फिर खाना खाने एक थाली में हमको दोनों को बिठाया। बर्तन नहीं रहते भी नहीं थे बाबा के पास, फकीर ही थे वो जी। 2-3 बर्तन रहते थे। अंदर गया, अंदर से गरम टिक्कड़, रात के 11 साढ़े 11 बजे गरम टिक्कड़ निकाला, दाल भी गरम। यार अपन इतने बारिश में भीगते आ रहे, दाल भी गरम टिक्कड़ भी गरम। मन में विचार चले गरम को कैसे, इतना गरम कैसे मिलेगा? और एक जैसे ही मैंने निवाला लिया तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें यार असली घी होता तो मज़ा आ जाता। ये मन ही मन में सोचा। अभी बचपन था, खाने का शौकीन भी था मेरे को, तो मेरी तरफ ऐसा बस उनने देखा बाबा ने से, अंदर से समझ गए थे वो। मैंने दूसरा जैसे ही निवाला लिया तो मेरे को पूरा असली घी की घमघमाट दाल के अंदर। मैं अशोक की तरफ देखूँ तो वो अपना भूख लगी थी, वो उसका खा रहा था, मैं कुछ बोला ही नहीं। तो वो खाना खाने के बाद में हमने बोला अशोक भाई यार घी का स्वाद बड़ा मस्त था। अरे कुछ भी बोलता, बोले रवि दाल टिक्कड़ थे। बोले कहाँ घी कहाँ आएगा? मैंने कहा पूरा घी की बास आ रही थी, मेरे को घी लग रहा था थाली में। तो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा ले हाथ का बास देख ले। तो मेरा हाथ का जब बास दिया तो पूरा घी का बास। रवि बोले तेरे को मिल गया ना? बाबा चिल्लाए फिर, तेरे को जो चाहिए था वो मिल गया ना? मैंने कहा हाँ। फिर चुप बैठ बोले। उनने इशारा कर दिया, फिर मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठ गया। ऐसा करने के बाद में दूसरे दिन फिर हम गए, वो नाव वाले को पटाया, फिर खंबे लेके गए। अभी खंबे गाड़ने से शुरुआत, उनको गाड़ो, उसके बाद में वो लाइट आएगी। लाइट आने के बाद में इलेक्ट्रिक का मीटर मिलता नहीं था। फिर वो 2-3 महीने साहब के पीछे चक्कर लगा के इनको तो लाइट आ गई तो बोले अपन सीधी वायर नहीं लगा सकते क्या? किसी ने बोल दिया होगा गांव में से कि तार डाल दो बाबा, आपको लाइट आ जाएगी। तो शाम को जब गया बोले रवि इसको तार डालेगी तो अपने को लाइट आ जाएगी। मैंने कहा आ जाए। ऊपर कौन चढ़ेगा? बोले तू ही चढ़ने का रोज। अभी 10-12 साल का बच्चा मैं, इलेक्ट्रिक के खंभे के ऊपर मेरे को कुछ हाथ में कुछ नहीं और सीधा ऊपर 2 वायर लेके जाके मेरे को चढ़ाते थे। 2 महीने हमारा यही काम, वो खंभे के ऊपर चढ़ना, चालू लाइट में लाइट डालना, फिर नीचे उतरना। फिर मेरे दिमाग में रोज़ खंभे के ऊपर चढ़ने से मैंने कहा 2 बाँस ले लेते अपन नाव के और उसमें इसका आंकड़ा बना के इसको आप भी निकाल सकते हो बाबा, मेरे को रोज़ आने की ज़रूरत नहीं। नहीं तेरे को रोज़ आना पड़ेगा। यानी वो सेवा ही होगी शायद, क्या मालूम नहीं उनकी क्या लीला थी। तो ऐसा तो बाबा का रोटी का और एक खंभे का किस्सा है। लेकिन बहुत परीक्षा ली उनने, हम डर गए थे, लेकिन जब आ गए खंभे बोले तो बहुत खुश, चेहरा भी उनका ऐसा लाल बुध हो गया था रात में। वैसे तो बाबा जी के आने को किस्से हैं, कभी सब लीलाएं थी उनकी लीलाएं थी। वो कभी कभी बताते थे हमें कि नर्मदा किनारे इतने बड़े बड़े साधु बैठे जी कि उनको यदि आपको देखना होगा तो उनको पलके ऐसी ऊपर करना पड़ती है। ओह, इतने बड़े बड़े उनके सर, इतने बड़े बड़े उनकी जटाएँ, उनकी पलके ऐसे नीचे लटक रही है। मैंने कहा ऐसे कभी साधु होते बाबा? आप कुछ भी बात बताते हो। अरे मैंने देखे बोले रवि, ऐसे साधु है, आज भी है बोले, दिखते बोले। मैंने कहा मुझे तो नहीं दिखे। बोले दिखेंगे बाद में, ऐसा उस समय बोल दिया करते थे। वो बुरानंद महाराज जी ने 3 बार नर्मदा जी की परिक्रमा की है। अच्छा, खुद पैदल। अच्छा। और वो खड़ाव पहनते थे जी। तो बोलते बोलते ऐसे ही दोपहर को जब मैं जाता था, कोई झाड़ के नीचे हम सोते थे, 2 टाट लेके जाने का, एक पत्थर सर के नीचे और बैठे बैठे बात करते। मैंने कहा बाबा एक बात बताओ कि आप जब थक जाते थे
उनने ही बोला, मैं कभी कभी थक जाता था, बोले चलते चलते, तो बोले हनुमान जी पार करा देते थे। हनुमान जी पार करा देते हनुमान थे? जी पार कर देते थे। अच्छा। ये नहीं, उनने ये नहीं बोला कि मैं वायु रूप से जाता था, उनने बोला हनुमान जी पार जी कर देते। पार। तो वो सब यादें जब उनने उस समय बोला था, जब आज नर्मदा जी के काम के प्रति और ये जब सब लोगों से, साधु संतों से मिलता हूँ, तो वो मुझे सब बचपन की यादें आज ताज़ा हो रही है। और उसी समय उनने कहा था कि रवि तेरे को आज नहीं समझेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ तेरे को बाद में समझेगा। अच्छा तो वो ये सब नर्मदा जी के कार्य का उनने पहले नींव रखी। जी।